नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बनी सत्य घटना पे। अहमदाबाद की ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की धूप बादलों के बीच से झांक रही थी और शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ने लगा था। लेकिन इस भागदौड़ के बीच एक लड़के की दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। उसका नाम था निखिल। उम्र करीब 22 साल। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में जिम्मेदारी का बोझ साफ दिखाई देता था। वो अपने घर का एकलौता सहारा था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसकी माँ सविता बहन ही उसकी दुनिया थी। पिछले कुछ महीनों से उसकी माँ की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी थी और उसी उम्मीद के सहारे निखिल आज सुबह सुबह अपनी मां को लेकर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से सिविल हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जितना था उसमें से उसने अपनी मां के इलाज का इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश की थी। उसके जेब में करीब 15,000 रुपये थे और हाथ में एक स्मार्टफोन जिसकी कीमत करीब 20,000 थी। वही उसका सबसे कीमती सम्मान था। उसी फोन में डॉक्टर का नंबर, रिपोर्ट्स और अस्पताल की जानकारी सब कुछ सेव था। स्टेशन के बाहर ऑटो और रिक्शा वालों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई सवारी के लिए आवाज़ लगा रहा था। निखिल ने अपनी माँ को सहारा देकर एक ऑटो में बैठाया और खुद भी बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। माँ बार बार उसे पूछ रही थी, बेटा सब ठीक हो जाएगा ना? और वो हर बार हल्की मुस्कान के साथ कहता, हाँ माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। ऑटो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहा था। ट्रैफिक सिग्नल, हॉर्न की आवाज़ें और लोगों की भाग दौड़ के बीच निखिल का ध्यान बार बार अपनी माँ की तरफ जा रहा था। तभी अचानक एक चौराहे पर ऑटो रुकती है। वही पास के एक महिला खड़ी थी। उम्र लगभग 30 से 35 साल। साधारण कपड़े, चेहरे पर घबराहट और हाथ में एक छोटा सा बैग। वो बार बार इधर उधर देख रही थी जैसे किसी परेशानी में हो। जैसे ही ऑटो रुका, वो महिला तेजी से निखिल के पास आई और विनती भरे स्वर में बोली, भाई साहब प्लीज़ एक कॉल कर लो, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, बहुत ज़रूरी है। उसके आवाज़ में इतनी बेचैनी थी कि निखिल एक पल के लिए सोच में पड़ गया। लेकिन उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा मदद कर दे, शायद उसे सच में ज़रूरत हो। और बस यही बात सुनकर निखिल ने बिना ज़्यादा सोचे अपना फ़ोन उस महिला को दे दिया। महिला ने जल्दी से फ़ोन लिया और एक नंबर डायल करने लगी और थोड़ी दूर जाकर बात करने लगी। निखिल उसे देख रहा था। उसे थोड़ी चिंता जरूर हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद महिला सच में मुसीबत में है। तभी अचानक भीड़ से एक युवक तेजी से आया। उसने महिला के हाथ से फ़ोन झपट लिया और भागने लगा। ये सब इतना अचानक हुआ कि निखिल कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने ज़ोर से चिल्लाया, अरे मेरा फ़ोन! और तुरंत ऑटो से उतरकर उस शोर के पीछे भागा। लेकिन वो युवक भीड़ में गुम हो गया। निखिल ने काफ़ी दूर तक दौड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो थक कर रुक गया। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में घबराहट। जब वो वापस उसी जगह पे आया तो वो महिला वही खड़ी थी, लेकिन अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। निखिल ने गुस्से और घबराहट में उसे कहा, आपने मेरा फ़ोन क्यों दिया उस आदमी को? वो फ़ोन कौन था? लेकिन महिला ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा फ़ोन? मैंने तुमसे कोई फ़ोन नहीं लिया। ये सुनकर निखिल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, अभी तो मैंने आपको अपना फ़ोन दिया था कॉल करने के लिए। लेकिन महिला बार बार यही कहती रही कि उसने कोई फ़ोन नहीं लिया। आसपास खड़े लोग भी उस इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ निखिल को ही शक की नज़र से देखने लगे। किसी ने कहा, भाई सबूत है कि उसने फ़ोन लिया। तो कोई बोला, आजकल ऐसे ही लोग ड्रामा करते हैं। निखिल पूरी तरह
टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कह रहा था, मैं अपनी माँ का इलाज करने जा रहा हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरा फ़ोन ही था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी माँ ऑटो में बैठी ये सब देख रही थी। उनकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। निखिल ने खुद को संभालते हुए ऑटो में बैठकर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और चुपचाप बैठ गया। उसके पास अब ना फोन था, न किसी से संपर्क करने का तरीका, ना ही वो समझ पा रहा था कि आगे क्या करे। ऑटो धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब निखिल के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वो खुद को कोस रहा था कि उसने बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा क्यों किया। उसकी माँ ने उसे ढांढस बांधने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि उनका बेटा अंदर से टूट चुका है। निखिल की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर उसने वो फ़ोन नहीं दिया होता तो शायद आज ये सब नहीं होता। वो फ़ोन सिर्फ एक ड्राइवर्स नहीं था, बल्कि उसकी उम्मीद, उसका सहारा और उसकी ज़रूरत था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उसकी मुश्किल खत्म हो नहीं हुई। उसे डॉक्टर से संपर्क करना था, लेकिन नंबर उसके फ़ोन में था, रिपोर्ट्स भी उसी में सेव थी। अब वो हर किसी से मदद मांग रहा था, लेकिन हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। कुछ लोग मदद करते भी तो शक की नज़र से देखते। आखिरकार उसने किसी तरह अस्पताल के हेल्प डेस्क की मदद ली और डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे समय उसके दिमाग में वही घटना घूम रही थी। वो महिला का चेहरा, वो युवक जो फ़ोन लेकर भाग, और वो पल जब उसने बिना सोचे समझे अपना फ़ोन दे दिया था। उस दिन निखिल ने सिर्फ अपनी फ़ोन नहीं खोया था, बल्कि उसने लोगों पर भरोसा करने का एक बड़ा सबक भी सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ लोग आपकी सच्चाई का फायदा उठाने के लिए ही मौके तलाशते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसने मन ही मन सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या मदद करना गलत है, क्या इंसानियत दिखाना अब बेवकूफ़ी बन गया है, या फिर ज़रूरत है समझदारी के साथ मदद करने की। उसकी माँ का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन निखिल के अंदर जो तूफान चल रहा था वो अभी थमा नहीं था। वो बार बार उस घटना को याद कर रहा था और सोच रहा था कि अगर वो थोड़ा सावधान होता, अगर वो फ़ोन अपने हाथ में रख कर ही कॉल करवाता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो चुका था। हॉस्पिटल के उस भी भीड़ भाड़ वाले माहौलों में, जहां हर कोई अपनी अपनी परेशानी में झुला हुआ था, निखिल एक फ़ोन में बैठा अपनी माँ के इलाज की औपचारिकता पूरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके मन में जो बेचैनी था वो किसी भी दवाई से कम नहीं होने वाली थी। उसका दिमाग बार बार उसी घटना पर अटक जाता, उस महिला का चेहरा, उस युवक की तेज चाल, और सबक से ज़्यादा खुद पर गुस्सा कि उसने जितनी बड़ी गलती कैसे कर दी। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उम्मीद बसी हुई थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद उसका फ़ोन मिल जाए, क्योंकि उस फ़ोन में सिर्फ पैसे की कीमत नहीं थी, बल्कि उसकी माँ की ज़िंदगी से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी थी उसी में थी। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद कुछ ज़रूरी टेस्ट लिखे और कहा कि रिपोर्ट्स जल्द से जल्द जमा करनी होगी। निखिल ने जैसे तैसे पैसे जमा किए और अपनी माँ को वार्ड में भर्ती करवा दिया, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी संपर्क की। उसे अपने एक दोस्त रेहन को कॉल करना था, जो कि उसी शहर में रहता था और ज़रूर पड़ने पर मदद कर सकता था, लेकिन नंबर उसे याद नहीं था। फ़ोन चला रख गया था और दिमाग भी उस समय काम नहीं कर रहा था। ऐसे में उसने हॉस्पिटल के लिए सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगी। गार्ड ने पहले तो उसे शक की नज़र से देखा, लेकिन जब निखिल की आंखों में से आंसू और उसकी हालत दिखी तो उसे अपना फ़ोन देकर कॉल करने को कहा। निखिल ने याद करने की कोशिश की और किसी तरह रोहन का नंबर डायल किया। कॉल लग गए और जैसे ही रोहन ने फ़ोन उठाया, निखिल की आवाज़ भर आई। उसने पूरी घटना एक सांस में बता दी। करीब आधे घंटे में रोहन हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने आते ही निखिल को संभाला और कहा,
तो चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। रोहन थोड़ा तेज तराहर की समझदार लड़का था। उसने तुरंत निखिल से घटना की पूरी डिटेल पूछी और फिर कहा कि सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी। शुरुआत में निखिल हिचकिचाया, उसे लगा कि अब क्या फायदा, फोन तो जा चुका है। लेकिन रोहन ने उसे समझाया कि ऐसे लोगों को छोड़ना गलत होगा, क्योंकि वे किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार दोनों पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी घटना बताई। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक सामान्य चोरी का मामला समझा, लेकिन जब रोहन ने विस्तार से बताया कि इसमें एक महिला भी शामिल थी जो जानबूझकर लोगों को फंसाती है, तो मामला थोड़ा गंभीर हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शहर में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई है, जहां एक महिला मदद मांगने का नाटक करती है और उसका साथी मौका मिलते ही सामान लेकर भाग जाता है। उन्होंने निखिल से पूछा कि क्या वो उस महिला को पहचान सकता है। निखिल ने तुरंत हाँ कहा, क्योंकि उसका चेहरा उसके दिमाग में जैसे छप गया था। पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। जिस चौराह पर घटनाएं हुई वहां कई दुकानों और ट्रैफिक कैमरों की नजरें थी। फुटेज देखने पर साफ दिखाई दिया था कि महिला निखिल के पास जाती है, उससे फ़ोन लेती है और कुछ ही सेकंड बाद एक युवक आता है और फ़ोन लेकर भाग जाता है। ये देखकर निखिल को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम उसकी बात पर अब शक नहीं किया जाएगा। पुलिस ने उस फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और उस महिला और युवक की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। इधर हॉस्पिटल में निखिल की मां का इलाज जारी था, लेकिन अब निखिल का ध्यान दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ मां की चिंता और दूसरी तरफ अपने साथ हुए धोखे का दर्द। रोहन लगातार उसके साथ था और हर कदम हर उसका फैसला बढ़ा रहा था। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन पुलिस का फोन आया और उन्होंने निखिल को स्टेशन बुलाया। निखिल और रोहन तुरंत वहां पहुंचे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने उस महिला को पकड़ लिया है। ये सुनते ही निखिल के मन में एक अजीब सा भाव आया, गुस्से भी, राह भी और उत्सुकता भी। जब निखिल ने उस महिला को देखा तो वह वही थी, वही चेहरा, वही हाव भाव, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पुलिस की शक्ति के आगे उसने कबूल कर लिया कि वो और उसका साथी मिलकर लोगों को ऐसे ही ठगते थे। वो भोले भाले लोग को निशाना बनाते, खासकर वे लोग जो जल्दी में हो या किसी परेशानी में दिखे। उसने ये भी बताया कि उसका साथी फ़ोन लेकर तुरंत दूसरी जगह बेच देता है ताकि पकड़ में न आए। पुलिस ने उसके बताए ठिकाने को पर छापा मारा और उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। निखिल को उम्मीद थी कि शायद उसका फ़ोन वापस मिल जाए, लेकिन जब बरामद के लिए सामान की जांच हुई तो उसका फ़ोन उसमें नहीं था। वो पहले ही बेचा चुका था। ये सुनकर निखिल का दिल एक बार फिर टूट गया, लेकिन इस बार फर्क इतना था कि अब उसे सच्चाई पता थी और अपराधी पकड़े जा चुके थे। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि वे फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी संभावना कम थी। फिर भी निखिल ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। हॉस्पिटल लौटते वक्त निखिल पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अब पहले वाली मासूमियत के साथ साथ एक नई समझ भी थी। उसने रोहन से कहा, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अब मैं बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही समझदारी है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की हालत में सुधार होने लगा। इलाज सही दिशा में जा रहा था और निखिल ने भी धीरे धीरे उस घटना को पीछे छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस घटना ने निखिल को एक गहरा सबक दिया था। उसने सीखा कि इंसानियत दिखाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई मदद मांगे तो मना मत करो, लेकिन अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखो, जैसे फ़ोन अपने हाथ में से रखकर कॉल करवाना या आसपास के मोहल्ला पर नज़र रखना, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको पहचाना आना चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि एक संदेश छोड़ जाती है। मदद जरूरी लेकिन समझदारी के साथ करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी कीमत बन जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ।